चलिए कार्यक्रम को अब और आगे बढ़ाते हैं और अब उनको बुलाते हैं जो कि सीधे भारत से आते हैं। वो भी ओमान में ही जुड़े थे पोइट्री एंड लिटरेरी ग्रुप के साथ, मगर अब भारत में विराजते हैं। मनोरमा जी और प्रवीण जी। मनोरमा जी जो हमारी भारतीय इकाई की प्रभारी हैं, रीजनल प्रेसिडेंट हैं, और प्रवीण जी जिनकी कविताओं के तो खैर क्या कहने। तो आइए मनोरमा जी और प्रवीण जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। क्षमा कीजिएगा, प्रोग्राम ऑनलाइन है इसलिए समोसे तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ उतनी गर्माहट अपनी बातों में जरूर ला सकती हूँ। मनोरमा जी और प्रवीण जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हेलो। अरे वीडियो नहीं किया जी, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। क्लिक करो उसके ऊपर। एकदम हो गया। नमस्कार। बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्ते। और आपको मंच पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है प्रवीण जी। आप दोनों साथ में आते रहिए, हमारा मंच आपका आभारी रहेगा। आपको अभी तक समोसे याद है, ये देख के ससुराल की खुशी हुई हमें। जी अरे आपसे क्या कहें प्रवीण जी, अब कोई नहीं कहता कि अनुपम जी रिपोर्ट बहुत अच्छी बनी है। वाकई में क्या हमने इतना अच्छा लिखा था। जी मैं तो बोलिए, गो हेड, आप आगे बढ़िए जी। तो ऐतिहासिक मंच और उसकी एक ऐतिहासिक ऐसी मील का पत्थर जिसे हमने आज पार किया, 100 अनवरत शतक। तो कैसा लग रहा है और क्या लगता है, क्या है साहित्य आपके दृष्टिकोण में? साहित्य क्या है, साहित्यकार कौन है, उसकी क्या पृष्ठभूमि हो और उसका क्या कर्तव्य हो? जी कुछ बोलने से पहले पहले हम लोग इस बात के लिए आप सबके शुक्रगुजार हैं कि हमें इस मंच पे बुलाया गया। और मेरे जैसे कहा कि हमारी मेरी तो जर्नी शुरू हुई पीएलजी के साथ। उसके पहले कभी हमने सीरियसली साहित्य को लिया नहीं। मैं लिखता बहुत था पर समय नहीं मिलता था। और अगर मैं साहित्य की बात करूं तो साहित्य समाज का आईना होता है, लेकिन आज से नहीं, जब से समाज शुरू हुआ जी, आज जब से समाज को देखें उसका जो आईना है उसको आप साहित्य कहेंगे। जैसे हम में से कोई राम को नहीं जानता या कृष्ण हमने देखा नहीं है या कर्ण को मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब मैं मृत्युंजय पढ़ता हूँ, जब मैं रश्मि रति पढ़ता हूँ तो मैं रो पड़ता हूँ। मेरे अंदर वो भाव इवोक होते हैं। तो साहित्य आपको साहित्य लिखने के लिए भी इवोक करता है। तो अगर आप उस समय के समाज को जानना चाहते हैं, आप किसी व्यक्ति के संघर्ष और पीड़ा को जानना चाहते हैं, आप साहित्य पढ़ें। तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार, बोलते ना, हम लोग उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने लिखा, उस समय बैठ के लिखा, इतनी बारीकी से लिखा। और खासकर भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति जो बहुत रिच रही है। ऐसा मतलब हमारी जो किताबें हैं वो इतनी माइन्यूटली लिखी गई हैं कि अगर आप उसको पढ़ें तो आप एक एक बारीकी पकड़ सकते हैं। जैसे मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है, ये अलग टॉपिक अपने आप में, लेकिन अगर आप भारतीय कहानियां देखें, राम की कहानी, कृष्ण की कहानी इतनी अच्छे से जोड़ी गई है उनको, और इतने उसमें ताने बाने हैं कि वो अपने आप में एक दुनिया बन जाती है। तो अगर आपको वो समाज देखना है और उस समय के समझना है और जो आपके अंदर इवोक करे लिखने के लिए, कुछ समझने के लिए, मेरे लिए वो साहित्य है। मैं भी अनुपम जी ये कहूंगी कि जैसे इन्होंने कहा कि इतिहास को जानने के लिए जब हम जानते हैं तो उस समय के साहित्य से हम समझते हैं, और मैं ये समझती हूँ कि जब हम उसको पढ़ते हैं और आज के समाज में जब हम कोई परिवर्तन चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो वो भी हम साहित्य के माध्यम से दिखाते हैं, वो आशा की किरण दिखाते हैं कि ऐसा भारत होगा। जैसे हम कहते हैं, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, काम करो। तो ये जो है मैंने जब बचपन में इसे पढ़ा तो अंदर से ऐसे हुआ, नहीं ये बहुत अच्छी चीज है। और इसलिए जो है वो साहित्य की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सही कहा आपने। और सच में आप दोनों, मैं कहूं, शिव पार्वती एक दूसरे के पूरक, जिस प्रकार आप एक दूसरे की बात को बढ़ाते हैं, तो सच में मन गदगद हो रहा है। और आपने सही कहा, मेरे बचपन में जो दो लाइनें मुझे हमेशा प्रेरित करती रही, वो थी, पुष्प की अभिलाषा मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाते वीर अनेक। और आपको कहीं ना कहीं मेरी कविताओं में ये हमेशा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा बोलती भी रहती हूँ, बताती रहती हूँ इनको, आपको दिखाती रहती हूँ कि देखो ये है, ऐसा है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी जो हैं वो साहित्य पढ़ते थे
और जब हमें वो सोने से मतलब हम सोते रहते थे, सुबह उनको जगाना रहता था, तो वो 3-4 कविताएं बोलते थे। एक उसमें से ये रहती थी, हिमाद्रितुंग शिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा प्रबुद्ध स्वतंत्रता पुकारती। तो इस तरह की चीजें जो है वो, उठो लाल अब आंखें खोलो, ये सब चीजें जो है बचपन से सुनती आ रही थी। सो रही हूँ, उठने का मन नहीं, बट वो कंटिन्यूस बोलते थे। तो इससे जो है मुझे साहित्य से जो है लगाव, एक जुड़ाव हुआ, अच्छा लगता था। जैसा तो ये जी हाँ, सॉरी, बस अनुपम जी, मैं जैसा ये कह रही थी। जैसे इनके पिता करते थे वैसा मेरी माँ करती थी, तो कहना हमें घुट्टी में मिला है वो। जी जैसे जी मेरी माता जी को सारी की सारी ग्रंथ याद थे, चौपाइयाँ, दोहे। आप कहीं से चौपाई बोलिए और अगला बोल देंगी। जी और रश्मि रथी, तो उनको मैंने रश्मि रथी इतनी बार सुनी है। जैसे कहा ना कि उनकी जो कुछ हमारी फेमस लाइन है, जैसे वो हमेशा बोलती थी कि जब कर्ण कुंती से मिलते हैं कि जब तूने मुझको पाया था तो धाराओं में बहाया था, जब उसने मुझको पाया था तो दूध उतर के आया। अभी भी वो मैं चुप हो जाता हूँ कि वो बचपन का है। जी तो मैं पॉइंट ये है कि हमें घुट्टी में मिला है। मेरी माँ हमसे बात ही करती थी दोहों में ही, मतलब कि माँ मेरी बंदूक मंगा दे। अब क्यों, जब हमको एक्साइट करना होता, प्रेरित करना होता, तो अब कब वो डच बस गया हमारे अंदर, हम खुद नहीं जानते हैं। वाह, बहुत खूब कहा आपने। सच में आप दोनों को ये घुट्टी में मिला है। और जैसे जैसे आप जानते हैं, मैं आज एक एक साक्षात्कार करती जा रही हूँ, मैं यही अनुभव कर रही हूँ कि सभी बचपन से कविता की ओर आकर्षित थे। जैसे ये हमारा प्रारब्ध ही था कि हमें लिखना ही होगा और हमें लिखकर इतिहास रचना ही होगा। और आपने तो खैर इतिहास रचा ही रचा। आप पीएलजी के शुरुआती मेंबर्स में से हैं। आप वो हैं जिन्हें समोसे खाने का मौका मिला, क्योंकि हमें नहीं मिला था। जी जी। चलिए एक बात और, अब चूंकि आप दोनों आमने सामने हैं तो मैं मौका नहीं छोड़ना चाहूंगी। तो एक बात कुछ ऐसी मनोरमा जी की जो हम नहीं जानते, और एक बात ऐसी प्रवीण जी की जो हम नहीं जानते। आज खुलासा हो जाए। कल आप देखिए, अगर आप मनोरमा जी को लेती हैं तो जैसे उनका नाम है मनोरमा, राइट, वो अपने नाम को सार्थक करती हैं। अगर आप उनके आसपास हैं तो आप उदास नहीं रह सकते हैं, या मतलब ना कि आपके आसपास कुछ ना कुछ होता रहेगा और उन्हें छोटी छोटी खुशियां ढूंढना आता है। कहीं कभी पौधे का पानी दे रही हैं, या कहीं आपके पास कुछ रख दिया। और वो ना, हम लोग बहुत हम्बल इससे आ रहे हैं। हम लोग बहुत ही हम्बल बिगनिंग से आते हैं। तो जब हमारी शादी हुई तो ना, तो तभी परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं थी। तो छोटे छोटे फंक्शन कर लेना, मतलब मेरा बर्थडे मना दिया उन्होंने। हम लोग करते नहीं है हमारे उसमें, तो उन्होंने पूरा उसको अरेंज किया। ठीक है, कभी कभी अभी आपको गुलाब ला के रख दिया। अभी तुफेल जी वहां लिख रहे हैं शायद उसमें, वो मेरी सबसे पहले हॉल में पहुंचे थे। एक्चुअली वो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली वो मेरा इग्नोरेंस था, अनुपम जी। जब कहा ना कि मैं कभी साहित्य के साथ था नहीं उसके पहले। तो जब मैं मस्कट गया पहली बार, बोला यार यहाँ का समय है, और किसी ने कहा कवि सम्मेलन वाला एम्बेसी में है, वहां जाके तुम्हारा मुझे लगा कि जाऊंगा मैं कविता बोलूंगा। दैट इज इग्नोरेंस, मुझे पता नहीं था। और उस समय बस मैं मस्कट गया ही था। तो मतलब वो था ना कि अब मैं ऑफिस से निकल रहा, ऑफिस खत्म हो रहा 4 बजे, मैं 4 बजे जाके एम्बेसी में बैठ गया और फंक्शन था 8 बजे। हाँ, तो मैं 4 घंटे, हाँ, क्योंकि मुझे तब था कि भाई, क्योंकि लिखता हम कॉलेज में लिखते आ रहे हैं, मतलब कुछ 150 कविताएं लिखी है मैंने। इनफैक्ट जब मेरी शादी हुई, मतलब जो ये शायद ये भी वही बोलना चाहती थी कि जब हमारी शादी हुई, मैंने उनको एज ए गिफ्ट अपनी कविता की डायरी दी थी। मेरे कुछ शौक। अनुपम जी, मैं अभी यहाँ पे लूंगी क्योंकि मुझे बोलना था। इन्होंने, जब हमारी शादी हुई और लोग गिफ्ट ऐसे कुछ देते हैं, तो ये जब आ रहे थे तो एकदम पुराना सा फटा सा, मतलब एक जैसे लग रहा था कि रद्दी का एक पैकेट लेके आए। तो मैं सोची ये लड़का क्या लेके आ रहा है, और अरेंज मैरिज थी हमारी। मैं सोचा ये क्या लेके आ रहा है भाई, सब लोग तो अंगूठी और चेन ये सब लेके थे, ये क्या लेके आ रहा है। तो इन्होंने ये लेके आए और फिर बोले कि, मैंने कहा ये क्या है, तो बोले कि ये जो है ना, ये प्रवीण है, अगर तुम इसको पढ़ोगी तो तुम मुझे समझ जाओगी, मुझे जान जाओगी। और बस ये कविता ही एक ऐसा मतलब पॉइंट था, एक ऐसी डोर थी जिसने हम दोनों को बांध दिया। बाकी हम बिल्कुल टोटली अपोजिट है। तो उससे जो है, इन्होंने अपनी एक कविता मुझे उस समय सुनाई भी, और जब इन्होंने सुनाई तो मैं तो ज्यादा बोल नहीं पाती थी, हमारे यहाँ इतना माहौल नहीं था, बस पापा मेरे बोलते थे तो रुचि थी, लिखना इतना नहीं था।
लेकिन जो है जब इन्होंने मुझे अपनी कविता सुनाई तो मैंने कहा कि मैं भी सभी लगे हाथ एक तो सुनाई देती हूँ। तो हमने मौके पे देखा और फटाक से एक कविता सुनाई, तो भाई पता चला कि भाई चलो ये वाला पॉइंट तो मिलता है, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे। बाकी एडजस्ट कर लेंगे जी। मैं आपको बताऊं, मेरे पति को कविताओं का बिल्कुल शौक नहीं है, बल्कि जब मैंने एक कविता एक बार लिखी थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दुखी हो क्या, कुछ तो सही नहीं कर रहा हूँ, कविता क्यों लिख रही हूँ। तो लेकिन हम दोनों के बीच का कॉमन पॉइंट ये था कि उनको भी नाचने का शौक था, मुझे भी। तो हमारी शादी की रिसेप्शन में जब हम दोनों नाचे तो उसके बाद मैंने अपनी माँ से कहा कि अच्छा तुमने ठीक ही लड़का ढूंढा, नाच लेता है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। ये तो आपने बहुत ही खूबसूरत बात कह दी। मुझे तो लग रहा था कि शायद कोई अंदर की शरारती बात खुलेगी कि प्रवीण जी को तो समोसे पसंद है मगर मैं तो खिचड़ी बना देती हूँ, इस प्रकार की। पर चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आप दोनों से पूछते हैं कि आप दोनों को एक दूसरे की कौन सी शायरी पसंद है, हमें वो सुना दीजिए बस। जो प्रवीण जी को मनोरमा जी की पसंद हो और मनोरमा जी को प्रवीण जी की पसंद हो, बस वो सुन ले तो हम आज के लिए धन्य हुए। देखिए ऐसा है कि मनोरमा की खासियत यही है कि वो जब वो लिखती हैं तो उनकी लाइनें आपको याद रह जाती हैं। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे यहाँ पे लिखी पढ़ी है, पर उनकी जो कुछ लाइनें मुझे याद है, जो उन्होंने एम्बेसी में कविता कही थी कर्ण पे, वो मैं कभी नहीं भूलता। उनके और उन्होंने जिस अंदाज से कहा था, ठीक है, मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी मैं कुछ लाइनें ही बोलता हूँ कि गंगा में कैसे माँ तू, वो तो गा के बोलती हैं तो मैं उतना जस्टिफाई नहीं कर सकता, पर मैं उसको गा नहीं पाऊंगा वैसे। तो गंगा में कैसे माँ तू मुझे छोड़ के आई, पतवार किसके हाथ माँ तू दे के थी आई, कैसे तेरे कदम बढ़े मुझे देखने के बाद, हृदय तेरा क्यों ना फटा मेरे रुदन के साथ, झोंका हवा का आया माँ सिहर गया था, पलकों को मूंद के मैंने तुझको पुकारा था। ये मेरी फेवरेट कविता है जो इन्होंने लिखी है। बहुत खूब, बहुत खूब जी। और इनके अगर कविता का मैं बात करूं तो इन्होंने अपनी माँ पे एक कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां मैं बोल रही हूं। पहली गुरु पहली सखा पहली बाल मित्र थी वह, पहली गुरु पहली सखा पहली बाल मित्र थी वह, इस नन्हे बालक की नन्ही दुनिया की जादूगर थी वह। कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो सब मिल जाता था, हर मुश्किल में मैं उन्हें अपने साथ पाता था। मेरे लिए तो वही राम कृष्ण और हनुमान थी, मेरी नन्ही सी धरती का अनंत आसमान थी। वाह, प्रवीण जी ने अपनी माँ, ये वो कविता है जब मैंने एमबीसी में पढ़ी थी। मैंने पहली कविता है जो मैंने पीएचडी में पढ़ी थी वो ये थी, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक इत्तेफाक हो गया कि मैंने जो 2 ही कविताएं एमबीसी में पढ़ी हैं, जहाँ जो बड़े इवेंट होते हैं वो एक पिता पे थी, एक माँ पे थी। वाह, बहुत खास है। तो भाई हम लोग का म्यूचुअल कि मुझे इनकी कारण हम लोग का लिखने का अंदाज अलग है। ये गा के बोलती हैं, इनकी कविताएं एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, मेरी बहुत रियलिस्टिक होती हैं। कारण क्योंकि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हो आप वही लिखते हो, है ना। तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है तो मेरी पृष्ठभूमि वैसी रही है जी। लेकिन आप दोनों की संवेदनशीलता एक ही प्रकार की है। आप दोनों बहुत संवेदनशील कविताएं लिखते हैं और आप दोनों की कविताएं दिल को छू जाती हैं। और मैं यद्यपि आपसे साक्षात नहीं मिली हूँ, केवल वर्चुअली मिली हूँ, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब भी मिलेंगे आपकी आत्मीयता भी उतना ही दिल को छू जाएगी। और मैं दुआ करती हूँ कि हम जल्द से जल्द मिलें, ये सौभाग्य का विषय होगा। और बहुत 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 धन्यवाद और बहुत आभार आपका। एक मिनट मैं आपको काट रही हूँ, एक्चुअली आपने वीडियो के लिए बोला था, मैं भेज नहीं पाई, तो मैंने 4 पंक्तियां जो है वो पीएलजी के लिखी थी, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो गया, इसको जरूर बोलना चाहूंगी। जरूर पढ़िए, जरूर। तेरी महफिल में जब से हम आने लगे, तेरी महफिल में जब से हम आने लगे, लोग कहते हैं ज्यादा मुस्कुराने लगे, सिलसिला ये मोहब्बत का यूं ही चले और गुलिस्ता हमारा महकता रहे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। भारत शायद हमारी सबसे बड़ी टीम है और उसकी आप प्रभारी हैं, बहुत सार्थक कार्य कर रही हैं। बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कहूँ मैं, प्रवीण जी आते रहिएगा, आपसे मिलना बहुत सुखद आभास होता है। जी जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद। बहुत बहुत